हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज, सिपाया, मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो आपका एक सब्जेक्ट होता है, एमए में भी होता है इकोनॉमिक्स में और एमकॉम में भी है कई यूनिवर्सिटीज में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स। तो इसमें आपका जो है काफ़ी सारा कॉमन पेपर है, कॉमर्स के लिए भी, इकोनॉमिक्स के लिए भी। तो इसमें आज मैं कुछ एमसीक्यू जो है आपसे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका पीजीटी टीजीटी में भी आता है और आपका एनटीए नेट में भी आता है, ठीक है ना। कॉमर्स में भी क्वेश्चन आते हैं और इसके इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं तो उनका कहना था कि सर कुछ एमसीक्यूज करवा दीजिए इस टॉपिक पर क्योंकि हमारे इंडिया के कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये जो है सब्जेक्ट है। मेरे पास हिंदी में भी एमसीक्यूज हैं काफ़ी और इंग्लिश में भी हैं। तो अगर आपको पसंद आएगा तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से दूंगा जो आपके पीजीटी टीजीटी की तैयारी के लिए भी हेल्पफुल होंगे और आपके बैंक पीओ आरआरबी एसएससी रिलेटेड भी हेल्पफुल होंगे और आपके जो एनटीए नेट है उससे रिलेटेड भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैंने हाई रखा है। जो बीकॉम लेवल पर जो ये क्वेश्चंस हैं कई यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो क्वेश्चंस इसमें से अलग कर दिए गए हैं। और जो खाली एमए एमकॉम पीजीटी टीजीटी और आपका एनटीए नेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देखते हुए वो क्वेश्चंस जो हैं वो अलग निकाल दिए। तो अभी तक तकरीबन मैंने 500 क्वेश्चंस के आसपास इसमें कलेक्ट किए हैं। जो मैं आपसे क्वेश्चंस तो मेरे पे बहुत सारे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। और बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की, अगर आप किसी कंपटीशन के लक्ष्य से तैयारी करने जा रहे हैं तो मैं एक नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें जो मेरे मेंबर्स होंगे सिर्फ मेंबर के लिए ही वो वीडियो होगी। उसमें मैं आपको ये 1-2 दिन बाद बता दूंगा कि कितने जो है मंथली आपको जो उसकी पेमेंट करनी होगी। तो अगर आप जो है मंथली पेमेंट जैसे CS ICWA जिसको CMA हो गया उसकी तैयारी करना चाहते हैं, या PGT TGT के लिए, या NTA नेट से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वो वीडियो सिर्फ मेंबर के लिए बनेगी। मेंबर का मीन्स कि जो लोग पेमेंट देंगे, जो पेमेंट मैं डिसाइड करूँगा बहुत नॉर्मल सी पेमेंट डिसाइड करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा पेमेंट ज़्यादा देना सबके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो बहुत नॉर्मल सी पेमेंट रखूँगा खाली मेंबर्स के लिए, ठीक है। वो आप अपनी पेमेंट जमा करा सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू मेरे अकाउंट में, वो मैं आपको डिटेल बता दूंगा। तो आप जो है मेंबर्स बन के उन क्वेश्चंस की स्टडी कर सकती हो। जो मेंबर्स होंगे वही लोग जो हैं उन क्वेश्चन की स्टडी करके मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। वित्त प्रणाली बाजार है। देखिए, वित्त प्रणाली जो बाजार है वो एक एकीकृत भी होती है, नियमित भी होती है और संगठित भी होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें आपका करेक्ट है कि ये सभी, ठीक है। सेकंड, घरेलू एवं निगम क्षेत्रों की अल्पकालीन व दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो वो होती है आपकी वित्तीय प्रणाली, फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। थर्ड है कि निवेशक व ऋणदाता दोनों को मिलाकर वित्तीय प्रणाली को सही ढंग से चलाने में सहायता कौन करता है। तो वो करते हैं वित्तीय संस्थान, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो करते हैं। ये थोड़े से क्वेश्चंस मैं आपको एक सैंपल के तौर पर दे रहा हूं, ठीक है। लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास हैं। इन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देख करके आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है आप पे कंपटीशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और जो मेंबर्स बन जाएंगे तो वो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो मैं उनको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन 4, अर्थव्यवस्था के विभिन्न अधिशेष क्षेत्रों से
पूंजी जुटाने के लिए एक अर्थव्यवस्था में जो संरचना उपलब्ध है और विभिन्न जरूरतमंद क्षेत्रों के लिए समान आवंटित और वितरित करना है, तो वो क्या है? तो वो है आपका वित्तीय प्रणाली, फाइनेंशियल सिस्टम। फिफ्थ है वित्तीय मध्यस्थता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है, के अधिनियम में शामिल है। तो देखिए इसमें जो शामिल होता है वो संपत्तियों में देनदारियों को बदलना शामिल होता है, संपत्तियों में देनदारियों को बदलना, ठीक है। 6 के निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्यस्थ का कार्य नहीं है? देखिए मध्यस्थ का कार्य जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट है कि नहीं है, पूछा है कि यह अतिरिक्त धनराशि वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित सेवा प्रदान करता है। 7 है एक पोर्टफोलियो है। देखिए पोर्टफोलियो का नाम आपने सुना होगा, तो ये होता है संपत्ति का एक संग्रह है, संपत्ति का एक संग्रह है, ठीक है। चलिए 8 है कि मुद्रा बाजार व पूंजी बाजार, आपने सुना होगा कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट है ना, तो निम्नलिखित में से किन साधनों के लिए के व्यापार के लिए होता है? तो जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता है वो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका कि अल्पकालिक दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के लिए, जो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है उनके लिए होता है, बिजनेस के लिए। 9 है कि वित्तीय संस्थान की कौन सी श्रेणी अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो वो होती है जमा लेने वाले बिचौलिए, ठीक है, जो मध्यस्थ होते हैं, इंटरमीडिएटर होते हैं। वित्तीय बाजार का कार्य क्या होता है? तो देखिए तीनों ही कार्य होती हैं, जो बचत है उसका जमा करना भी और मूल्य निर्धारण करना भी और वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करना भी। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट है, ये सभी। 11 स्टॉक एक्सचेंज को प्रतिभूतियों के लिए निम्नलिखित में से किस बाजार के रूप में जाना जाता है? तो स्टॉक एक्सचेंज को हम सेकेंडरी मार्केट, जो द्वितीय बाजार है, उसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मुद्रा बाजार के उपकरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? देखिए कॉल मनी भी होता है, जमा का प्रमाण पत्र भी होता है और व्यापार बिल भी होता है। मुद्रा बाजार की जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, तो कॉल मनी, ठीक है, सीडी जिसे जमा का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और व्यापार बिल, ठीक है। तो ये सभी, जिसे हम इंग्लिश में कमर्शियल बिल्स कहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। निम्नलिखित में से वित्तीय प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए निर्णय का जो केंद्र बिंदु होता है वो भी है, केंद्रीयकृत प्रकृति भी होती है और व्यावसायिक समन्वय भी होता है, ये सभी इसका सही आंसर है, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसकी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देश की वित्तीय प्रणाली के प्रमुख अंग निम्नलिखित में से कौन से हैं? देखिए तीनों ही होते हैं, फाइनेंस मार्केट भी होता है आपका और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, सॉरी फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ये सभी। 15 है कि वित्तीय बाजार में लेन देन होता है। देखिए वित्तीय बाजार में जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उनका भी लेन देन होता है, ऋण पत्रों का भी होता है, डिवेंचर्स का, और शेयर पत्रों का भी होता है, ठीक है। तो सही आंसर है इन सभी का। वित्तीय बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो द्वितीयक सेवा बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है, ये बिल्कुल जो है गलत स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही है। एनटीए नेट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, और मैचिंग बहुत आती है। देखिए सही स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं कि वित्तीय सेवा बाजारों का उपयोग बैंक और दलाल करते हैं, शेयर बाजारों से स्थायी निधि जो फंड्स होती है वो कलेक्ट की जाती है, स्टोर की जाती है ना,
और ऋण बाजारों में वित्तीय निधियां प्राप्त होती हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट द्वितीयक सेवा बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, वित्तीय बाजार में निम्नलिखित बाजार शामिल होते हैं। तो ये तीनों ही शामिल होते हैं, आपके मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और आपके फाइनेंशियल सर्विस मार्केट और आपका ऋण बाजार है ना, लोन मार्केट। तो ये सब जो है शामिल होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। मुद्रा बाजार में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, मुद्रा बाजार में जो है वो ऋण पत्र जो डिवेंचर होता है वो सम्मिलित नहीं होता है। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स और आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल्स है ना, ये सभी होते हैं। मैं आपको व्यूअर जो थोड़ा सा डिटेल है वो भी इनके बारे में बीच बीच में डिस्कस करूंगा। जो थ्योरी पोर्शन है उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो जिससे आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। एक्चुअली क्या है, एमसीक्यूज़ तो एक थोड़ा बेसिक हमारी मजबूरी है, क्योंकि एनटीए नेट हो गया, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एमए एमकॉम में एमसीक्यूज़ पैटर्न होता है। सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर होता है ना, और एमए एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट में ये एमसीक्यूज़ होता है। तो ये एक तरीके से जब तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थ्योरी पोर्शन हमें क्लियर नहीं है, तब तक एमसीक्यूज आप जितने मर्जी रट लीजिएगा, उनका कोई बेनिफिट्स नहीं होते। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर थ्योरी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दीजिए। तो मैं 2-2, 3-3 पेज की जो थ्योरी है उसमें इंपॉर्टेंट लाइन आपसे टिक करके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर मैं आपसे करूँगा। ये एक टॉपिक ऐसा है हमारा, शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में वो सारी जानकारी मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा इसमें, है ना, ताकि जो है, लेकिन ये अभी मेंबर्स के लिए ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेंबर्स जो हैं अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं उनको जो है ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा सेबी के बारे में, ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं उनके बारे में भी मैं ये क्लियर करूंगा, सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 19 के निम्नलिखित में से वित्तीय निर्णय के प्रकार क्या होते हैं? देखिए, तीनों ही होते हैं। जो हमारा विनियोग निर्णय होता है वो भी, जो लाभांश निर्णय होता है वो भी, और वित्तीय निर्णय होता है वो भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से वित्त प्रणाली के महत्व को दर्शाता है। देखिए, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। व्यवसायिक सफलता का निर्णायक भी, और आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन भी, और कार्य निष्पत्ति का मापक भी। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है ये सभी, ठीक है। साधारण अर्थ में साख का अर्थ विश्वास से होता है, ठीक है, साख को इंग्लिश में हम क्रेडिट कहते हैं। तो ये कथन है, आप सब जानते हैं, बिल्कुल सत्य है। जमाओं के प्रकार हैं। देखिए, डिपॉजिट्स, इसके प्रकार दो टाइप के होते हैं, एक होती है प्राथमिक जमा और एक होती है व्युत्पन्न जमा, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे जो है कहते हैं आपका डेरिवेटिव्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, व्युत्पन्न को, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों, ठीक है। 23, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्य नहीं है? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि बैंकिंग और अन्य वित्तीय क्षेत्रों से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी का संग्रह और संकलन करना, ठीक है, ये जो है रिजर्व बैंक का एक कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई साख नियंत्रण विधियां, जो क्रेडिट कंट्रोल मेथड होते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो सिर्फ दो होते हैं, मात्रात्मक नियंत्रण और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, है ना, दो ये मेथड होते हैं, ध्यान रखेंगे, ये स्थायी नियंत्रण नहीं होता। 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? ठीक,
तो ये देखिए मार्जिन भी होती है और विशिष्ट उद्देश्य के लिए क्रेडिट की अधिकतम सीमा भी है और कुछ प्रकार के अग्रिमों, जो अग्रिमों को हम इंग्लिश में एडवांस बोलते हैं, तो उस पर विभेदक ब्याज दर भी होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा, ठीक है। ये सभी 26 है कि निम्नलिखित में से आरबीआई रिजर्व बैंक की कौन सी मात्रात्मक तकनीकें हैं। तो ये देखिए तीनों ही हैं। CRR है ना, जो बैंक रेट है, और CRR बैंक रेट, और CRR का पूरा नाम होता है कैश रिजर्व रेशियो, और SLR हो गया आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और C है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ये देखिए कुछ टर्म्स आपको इंग्लिश में याद करनी पड़ेंगी जो हिंदी मीडियम के हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप इनको इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना एक्चुअली इंग्लिश में थोड़ी सी ज़्यादा यूज होती है। साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को क्या करना चाहिए। तो जो CRR है उसको इंक्रीज करना चाहिए और बैंक रेट को इंक्रीज करना चाहिए। जो कैश रिजर्व रेशियो है और बैंक रेट को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। भारत की बैंकिंग संरचना में अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है। तो वो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक हैं उनके जो ऋण निर्माण, जो क्रेडिट क्रिएशन की जो शक्ति होती है वो किसके द्वारा सीमित होती है। तो लोगों की बैंकिंग आदतें, केंद्रीय बैंक की साख नीति और कैश रिजर्व रेशियो, है ना। तो ये आपके तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 30 है कि निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग प्रणाली में ऋण नियंत्रण का साधन नहीं है। देखिए वो होता है आपकी कर की दरें, जो भी आपके रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं वो आपका बैंकिंग प्रणाली में ऋण नियंत्रण के साधन नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन चुनिंदा साख नियंत्रण का उपाय है। देखिए तीनों में से नहीं है कोई भी, ना तो बैंक रेट पॉलिसी होती है, ना बाजार संचालन होती है, ठीक है, और ना वैधानिक नकदी आरक्षित अनुपात जो आपका ये है नकदी कैश रिजर्व रेशियो आपका, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, तो ये इनमें से कोई भी नहीं होता। CRR का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया 2-3 बार, कैश रिजर्व रेशियो। थोड़ा सा ये क्वेश्चन इजी है। निम्नलिखित में से साख सृजन की सीमाएं कौन सी हैं। जो क्रेडिट क्रिएशन है उसकी सीमाएं कौन सी हैं। तो देखिए दोनों ही हैं। जो ऋणों को ऋण में बदलने का एक नगण्य मौका है, और बैंक जिस ब्याज और ऋण पर ब्याज लेते हैं वह उस ब्याज से अधिक होता है जो बैंक जमाकर्ताओं को बैंक में जमा धन के लिए देता है, ठीक है। दोनों बिल्कुल सही हैं। ऋण के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो देखिए तीनों ही हैं कि क्रेडिट बनाने के लिए बैंकों की क्षमता, क्रेडिट बनाने के लिए बैंकों की इच्छा, और बाजार में ऋणों की मांग। तो ये तीनों ऑप्शन जो है तीनों कारक हैं, ठीक है, इंग्लिश में फैक्टर्स बोलते हैं। तो ये सही है तीनों, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। क्रेडिट के अनौपचारिक स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। देखिए अनौपचारिक स्रोत में बाकी तीनों तो शामिल हैं, व्यापारी मित्र और साहूकार, है ना। सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये शामिल नहीं है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बिल्कुल डीप तरीके से पढ़ें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम क्वेश्चन पढ़ के घबरा जाते हैं कि इसका आंसर हमें नहीं पता, लेकिन जब आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादा समय नहीं होता। अगर आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो उसका आंसर भी आप अच्छे से दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपने पढ़ा भी हुआ हो, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ना
और समझना, ये दोनों अपने आप में बहुत बड़ी बात होती हैं। अगर आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए, वाणिज्यिक बैंक जमा स्वीकार करते हैं और प्रदान करते हैं, जाहिर सी बात है, ऋण, लोन। क्रेडिट बनाने के लिए बैंक की शक्ति किससे प्रभावित होती है? तो एक बैंक की जो शाखाओं की संख्या है उससे प्रभावित होती है। केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण पर ली गई दर को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है छूट की दर। जो केंद्रीय बैंक ऋण पर ली गई दर है उसको कहते हैं छूट की दर। ठीक है, अब देखिए ये मैचिंग के क्वेश्चन है एनटीए नेट में और बैंक पीओ आरआरबी में तो बहुत ही पूछे जाते हैं ये, कि भारत में औद्योगिक विकास ने आर्थिक सुधारों की अवधि में मंदी दर्ज की है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो ये तीनों ही कारण इसके बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी, कि जैसे घरेलू औद्योगिक उत्पादों की जो मांग है वो कम होती गई है धीरे धीरे, है ना, वैश्वीकरण होता जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन, और जो उच्च टैरिफ जो बाधाएं हैं उनके कारण भारत में अभी भी विकसित देशों के बाजारों तक पहुंच नहीं है। ठीक है, चलिए जी, तो ये तीनों ही रीजन बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुधारों की सही तस्वीर को दर्शाता है? देखिए बी करेक्शन बिल्कुल, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ए और बी दोनों, फर्स्ट सेकंड, की घरेलू जो अर्थव्यवस्था है उसको औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्रों में बड़े सुधार किए गए थे। और सेकंड भी ठीक है कि प्रमुख बाहरी क्षेत्र के सुधारों में विदेशी मुद्रा विनिमय और आयात उदारीकरण शामिल थे। तो दोनों जो है स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक और आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में आमतौर पर सरकारी प्रतिबंध की छूट को संदर्भित करता है? तो वो करता है आपका उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। अब उदारीकरण क्या होता है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसका मीनिंग है कि उदारीकरण का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन बी है कि उद्योग, व्यापार व अर्थव्यवस्था को अवांछित प्रतिबंधों से मुक्त करना, लिबरलाइजेशन। जो भी कोई उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री हो गई, आपके बिजनेस हो गए, और उसके जो भी कोई अर्थव्यवस्था है, तो जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनसे उनको फ्री करना। उदारीकरण का उद्देश्य क्या होता है? जाहिर बात है आर्थिक सुधार करना होता है। व्यापार व उद्योग पर लगाए गए जो भी कोई प्रतिबंध होते हैं और नियंत्रण होते हैं उसको शिथिल करना किसका भी सूचक है? अगर आपने 42 और 43 क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिए हों तो आप बिल्कुल आंसर दे सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 42 और 43 की लैंग्वेज को चेंज करके इन्होंने 43 जो क्वेश्चन नंबर 44 है वो तैयार किया गया है। तो वो है आपका उदारीकरण। ठीक है, बैंकिंग विनियमन और अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1949 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सरकारी प्रतिभूतियों के लिए समाशोधन एजेंसी है? तो वो है आपकी CCIL। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कुछ बैंकिंग कंपनियों के अधिनियमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण को संदर्भित करता है? तो वो है आपका बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण, जो 1970 में। ठीक है, वित्तीय नियामकों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो देखिए तीनों ही उद्देश्य हैं। एक तो वित्तीय प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में संरक्षण और वृद्धि में योगदान, और उपभोक्ता के लिए सुरक्षा की उपयुक्त डिग्री हासिल करना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है कि उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के उदारीकरण पर कौन से संगठन तनाव करते हैं? तो वो करते हैं विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
भारत में सभी क्षेत्रों के लिए सिवाय निम्न के औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना होता है। तो वो है वस्त्र, जो भी कोई अगर वस्त्रों का, टेक्सटाइल का जो बिजनेस होता है उसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस हमें नहीं लेना होता। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर संपत्ति या सेवाओं के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। देखिए, निजी क्षेत्र जब आ गया तो जाहिर बात है आंसर निजीकरण ही होगा, प्राइवेटाइजेशन ही होगा। ठीक है। भुगतान का जो भविष्य मूल्य है, फ्यूचर वैल्यू, जितना अधिक होगा उतना ही अधिक होगा। तो दोनों आंसर करेक्ट हैं, वर्तमान मूल्य भी और ऋण लेने की लागत भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वित्तीय बाजार में निम्नलिखित में से कौन मुख्य भागीदार नहीं है? तो ऑप्शन डी देखिए, उपयुक्त सभी वित्तीय बाजार में मुख्य भागीदार हैं। जो हाउस होल्ड हैं वो भी, वित्तीय संस्थाएं भी और सरकारें भी। बैंक भाग लेते हैं। देखिए, बैंक जो है वो पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार दोनों में भाग लेते हैं। ठीक है। प्राथमिक डीलर की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो दोनों हैं कि सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करना और सरकारी प्रतिभूति बाजार को मजबूत करना। ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। FI मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान प्रदान या उधार देते हैं। देखिए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वित्तीय संस्थान, वो दीर्घकालीन फंड देते हैं ना, लॉन्ग टर्म लोन जो देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज भुगतान और प्रतिभूति वितरण के जाल के लिए क्लियरिंग हाउस की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये कथन है, बिल्कुल सत्य है। खरीदारों व प्रतिभूतियों के विक्रेताओं के बीच जो मध्यस्थता का काम करते हैं, दलाल करते हैं, ब्रोकर, वे संगठन जिन्हें ग्राहकों की ओर से प्रतिभूतियों को रखने और उनकी ओर से संचालन करने की अनुमति कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं कस्टोडियन। ठीक है। शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की एक टर्मिनोलॉजी है कस्टोडियन की। ऐसे संगठन जिनमें ग्राहकों की ओर से प्रतिभूतियों को रखने और उनकी ओर से संचालन करने की अनुमति होती है, तो वो कस्टोडियन कहलाते हैं। बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच, बचतकर्ताओं व निवेशकर्ताओं के बीच, ठीक है, एक कड़ी स्थापित करने में मदद करता है। तो वो करता है वित्तीय बाजार, है ना। ऋण सक्षम निधि सिद्धांत का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ब्याज दर, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो वह मूल्य जो निवेश की शुरुआत में प्राप्त मूल्य के बराबर भुगतान की श्रृंखला को रूपांतरित करता है। तो वो करता है वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्याज दर जो पुनर्निवेशित नहीं है लेकिन अर्जित की जाती है, उसको वर्गीकृत किया गया है। इसमें साधारण ब्याज में, है ना, सिंपल जो इंटरेस्ट होता है, वह मूल्य जो निवेश के अंत समय में प्राप्त मूल्य के बराबर भुगतानों की श्रृंखला को रूपांतरित करता है। तो वो होता है वार्षिकी का भविष्य मूल्य। ठीक है, 62 और 64 दोनों को पढ़ लीजिएगा। एक है आपका वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, ठीक है, जो शुरुआत में होगा तो वहाँ पे वर्तमान मूल्य, और जो अंत में होगा, अंत समय में, वो होगा भविष्य मूल्य। तो ठीक है, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। ब्याज है तो आप सब जानते हो, चुकाए जाने वाली राशि और भुगतान की गई राशि के बीच का अंतर। स्वतंत्र परियोजनाओं के मूल्यांकन में रिटर्न की आंतरिक दर और शुद्ध वर्तमान मूल्य का परिणाम होता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, न कि नकदी प्रवाह निर्णय और लागत निर्णय और विभिन्न निर्णय, तो इनमें से कोई नहीं होता। ठीक है। 67 की निरंतर वृद्धि के लिए वापसी की अपेक्षित दर में पूंजीगत लाभ की गणना करने के लिए पूंजीगत लाभ उपज को विभाजित किया जाता है। तो वो होता है शुरुआती कीमत, जो कि स्टार्टिंग प्राइस होता है आपका, है ना। रिटर्न की दर जो एक निवेशक अपने निवेशक को प्रदान करता है, इन्वेस्टर, ठीक है, तो उसे वर्गीकृत किया जाता है। तो होता है वापसी की आंतरिक दर, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
निम्नलिखित कसौटी में से किसे अक्सर पसंद किया जाता है? तो वो है रिटर्न की आंतरिक दर को, इसको सबसे अधिक पसंद किया जाता है। यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य सकारात्मक है तो लाभप्रदता सूचकांक, जो प्रॉफिटेबिलिटी आपका इंडेक्स है, वो 1 से अधिक होता है। ठीक है। पूंजीगत बजट में गैर सामान्य नकदी प्रवाह की संख्या में जो आंतरिक रिटर्न दर होती है वो क्या होती है? वो भिन्न होती है, अलग अलग होती है। रिटर्न की आंतरिक दर है तो वो है वह दर जिस पर रियायती नकदी बहिर्वाह के बराबर होती है, यानी कि फ्लो के, ठीक है ना, आउटफ्लो के। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, पूरा नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, का उपयोग करने का यह एक नुकसान यह है कि जब विभिन्न वर्षों में नकदी प्रवाह सकारात्मक से नकारात्मक तक भिन्न होता है तो उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 74 है कि एक निवेश परियोजना के नकदी प्रवाह में परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन पूंजी की भारित औसत लागत कम हो जाती है। इस परियोजना के शुद्ध वर्तमान मूल्य, जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, और IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है ना, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV का। तो NPV बढ़ेगा और RR नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए 75 है आपका। निम्नलिखित निर्णयों में से पूंजी बजट तकनीकों का कम से कम मूल्यांकन में उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन डी है कि उत्पाद लाइनों के लिए अपर्याप्त लागतों को आवंटित करने की एक नई विधि को अपनाना। ठीक है, चलिए पूंजी की लागत से छूट प्राप्त भविष्य के शुद्ध आय के मूल्यों को कहा जाता है, वो कहा जाता है शुद्ध वर्तमान मूल्य, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, NPV। किसी विशेष निवेश परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य दर्शाता है। तो देखिए दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। परियोजना से मिलने वाले प्रवाह का रियायती मूल्य और धन की वृद्धि या कमी जो परियोजना निवेश करने वाले व्यवसाय के लिए उत्पन्न करेगी। तो A और B दोनों करेक्ट हैं। पूंजीगत बजट में छूट वाली नकदी प्रवाह पर आधारित तकनीक को वर्गीकृत किया जाता है, तो वो है आपका शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि। ठीक है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति और वापसी पद्धति की आंतरिक दर हमेशा एक ही निर्णय लेगी जब एकल परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, किसका? एकल परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है। नकदी प्रवाह विधि रिटर्न की आंतरिक दर और शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि द्वारा उपयोग की जाती है। तो रियायती नकदी प्रवाह, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नकदी प्रवाह एक परियोजना का राजस्व है और इसके द्वारा संकेत दिया जाता है, किसका? सकारात्मक संख्या का। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प फर्म वैल्यूएशन की 3 प्राथमिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो वो है आपका मार्केट शेयर। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, EVA का पूरा नाम होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV के बीच जो संबंध माना जाता है वो बिल्कुल सीधा संबंध होता है। ठीक है, शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना में पहला कदम यह पता लगाना है क्या? कि वर्तमान मूल्य नकदी प्रवाह। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है जो आपका वर्तमान मूल्य नकदी प्रवाह। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो आपका कैसा है। पारस्परिक रूप से अनन्य परियोजनाओं में जो परियोजना दूसरों के साथ तुलना के लिए चुनी जाती है तो होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए उच्च शुद्ध वर्तमान मूल्य।
रियायती नकदी प्रवाह के योग को सबसे अच्छा परिभाषित किया गया है, तो वो परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य, ठीक है ना। चलिए, वह जीवन जो किसी संपत्ति के शुद्ध वर्तमान मूल्य को अधिकतम करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो होता है आपका आर्थिक जीवन। वह स्थिति जिसमें एक परियोजना को किसी अन्य परियोजना को अस्वीकार करते हुए स्वीकार किया जाता है, को निम्न से वर्गीकृत किया जाता है, तो यह परस्पर अनन्य के रूप में, ठीक है। चलिए, 89 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भविष्य के नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य 2000 रुपये है और एक प्रारंभिक लागत 1100 रुपये है, तब जो आपका लाभप्रदता सूचकांक होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा, वो क्या होगा, वो होगा 1.82%, ठीक है। चलिए, 90, यदि किसी अवधि के दौरान कोई मुद्रास्फीति नहीं होती है तो नकदी प्रवाह निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ध्यान रखना, अगर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन आपका नहीं होता है ना, तो वो होगा आपका वास्तविक रोकड़ प्रवाह। और लास्ट है इस वीडियो का आपका एक पार्ट फर्स्ट है, आर्थिक विश्लेषण में पारस्परिक रूप से अनन्य विकल्पों में से एक के बीच में से सबसे अच्छा विकल्प चुनने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। वर्तमान मूल्य विश्लेषण, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस है, वो वार्षिक नकदी प्रवाह, एनुअल कैश फ्लो और वापसी की दर, है ना, रेट ऑफ रिटर्न। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, ये सभी, ठीक है। तो ये आपका जो नेचर एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम होता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको ये एमसीक्यूज़ दिए हैं, और ये एमसीक्यूज़ जो हैं थोड़े से स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है ना। तो आपके एनटीए नेट में भी जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे, और जिनका पीजीटी टीजीटी का कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे मेंबर बन सकते हैं। उसमें फीस स्ट्रक्चर मैंने अभी कुछ किया है, थोड़ा सा मैं उसमें चेंज करूँगा, कुछ कम करूँगा अभी उसमें, तो आप मेरे मेंबर बन सकते हैं। तो ये वीडियो जो है जो सिर्फ बनेंगी वो उन मेंबर्स के लिए बनेंगी जो कि मेरे मेंबर होंगे, ठीक है ना, वो पब्लिक के लिए नहीं होगी। ये मैंने आपको एक स्पेसिमेन के तौर पर 91 क्वेश्चंस दिए हैं कि आप पे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड ये होगा, ठीक है ना। बाकी मैं सीए, सीएस और सीएमए के भी कुछ क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करवा रहा हूँ, उनसे रिलेटेड हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाऊँगा। तो अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है। थैंक यू।